चलिए, तो पहला हमारा जो क्लास 10th का जो चैप्टर है, सब लोग क्लास 10th के बैठे हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले तो देखिए मैं आपको एक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, इससे आपको आइडिया रहेगा कि हमें इसमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। और जब बीच में हम चीज़ें पढ़ेंगे तो पेपर है, तो बार बार हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये चीज़ें हम कर पा रहे हैं ना। चलिए, तो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे, है ना। तो सबसे फंडामेंटल से शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या जानते हैं, किस चीज़ को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन होती है? बताइए, अगर केमिकल रिएक्शन की आपको एक डेफिनेशन देनी हो कि जी इस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, तो क्या होगा? बताइए। आपने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में HCl और NaOH को मिलाया होगा। कभी ऐसा किया है कि केमिस्ट्री की लैब में आप गए और मज़े के लिए HCl लिया और NaOH लिया, दोनों को एक ही बीकर में मिलाया, ऐसा रिएक्शन सी हो रही, धुएं से उठने लगे, तो क्या है? उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में क्या है कि हम एक चीज़ या दो चीज़ या आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ बनाती हैं। और जब ऐसा होता है तो केमिस्ट्री की भाषा में उसे बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो लिखिए, चलिए इसमें हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए, a chemical reaction is a process a chemical reaction is a process where reactants किनको बोला जाता है? जिससे रिएक्शन एक तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है। आपने एक बीकर लिया, उसमें HCl डाला, उसमें NaOH डाला, तो ये जो दोनों चीज़ें, इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। दैट मीन्स यही है रिएक्शन की स्टार्टिंग मटेरियल, इन्हीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, ब्रैकेट क्लोज। rearrange their structures और अब क्या बनेगा? अब कुछ नए कंपाउंड बनेंगे, है ना, स्ट्रक्चर्स, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस और इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट, है ना, नॉन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने मान लो लिया यहाँ पर HCl, हमने लिया NaOH, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो आगे जो बन रहा है उसे एक सिंगल हेडेड स्ट्रेट एरो से दिखाते हैं, और आपका क्या बन जाएगा? बोलिए, NaCl बन जाएगा प्लस आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे, है ना। तो कंबाइंड ये दोनों क्या हैं? आपके रिएक्टेंट्स हैं। और इनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स, है ना, इनको बोला जाएगा प्रोडक्ट्स, है ना।
चलिए, तो अब डेफिनेशन पे वापस से आते हैं। यहाँ पे वो क्या कहता है, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हम दोनों इन दोनों को मिलाएंगे, फिर ये आपस में कुछ कुछ करेंगे और तब ये बनाएंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ है ना। प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रीअरेंज देयर स्ट्रक्चर। रीअरेंज देयर स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए Na के साथ क्या जुड़ा हुआ था, OH जुड़ा था, अब क्या जुड़ा है, इसका मतलब Na ने अपना जो पार्टनर था वो बदल लिया है। Cl के क्या साथ क्या जुड़ा है, अब Cl के साथ क्या जुड़ा है, Na, तो Cl ने भी अपना पार्टनर बदल लिया है। मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स में जो एटम्स हैं वे अपने पार्टनर्स बदलकर दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसीलिए उसने लिखा रीअरेंज देयर स्ट्रक्चर्स, अपनी स्ट्रक्चर उन्होंने रीअरेंज कर ली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और ये आपके न्यू सब्सटेंस है, तो इन्हें बोला जाएगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हुई एक केमिकल रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री की लैब में कैसे केमिकल रिएक्शन को करेंगे, हाउ टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी। तो डालिए हेडिंग, हाउ टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो जो क्लास 9th और क्लास 10th की जो साइंस है वो एक्टिविटीज़ में काफ़ी हद तक डिवाइडेड है। एक्टिविटीज़ किस लिए बनाई गई, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो जो भी साइंस है वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा जानेंगे, है ना। तो इसलिए जो साइंस है उसको एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया, जिससे कि बच्चे अगर उसे करके देखें लैब में तब उन्हें अच्छे में समझ में आएगा, अच्छा ये तो ये हो रहा था, है ना, तब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना। आ जाओ, अगर केवल थ्योरी पढ़ लें तो उतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं, है ना। हम उसे प्रैक्टिकली में करके देखते हैं कि भाई लेबोरेटरी में क्या चीज़ होती है, तब हमें अच्छा समझ में आएगा। तो एक्टिविटीज़ बहुत सारी दी हुई हैं, तो पहली एक्टिविटी में हम आते हैं, एक्टिविटी 1। किसका, अभी जो है हाउ टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ हैं, पहली एक्टिविटी हम देखते हैं। तो इसमें कुछ तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखिए, हम बेसिकली क्या करना है। पहला पॉइंट लिखिए, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम मेटल है वो सॉलिड पीस में भी आती है और मैग्नीशियम का एक रिबन आता है। रिबन तो आप जानते होंगे, रिबन जैसे बालों में चोटी बांधने के लिए एक पट्टी होती है, ऐसी मैग्नीशियम की एक पट्टी होती है, वो स्पूल होता है, इस स्पूल पर वो लिपटी हुई होती है ना, तो उसे बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन का स्पूल निकालेंगे, उसमें से थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन की एक पट्टी लेंगे, उसे साफ करेंगे, है ना। तो लिखिए आगे, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर का, मतलब लगभग इतना बड़ा टुकड़ा आप लेंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाँ, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ है मैग्नीशियम रिबन, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से हमने उस मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया है वो भी देखेंगे आगे, है ना। और सेकंड पॉइंट लिखिए, अब हमें क्या करना है। सेकंड, अब हमारे पास जो रिबन आ गया है उसे टोंग दैट मीन्स जैसे कैंची होती है, सीजर्स चलती है, एक अंगूठे से हम चलाते हैं, सीजर होती है, सीजर काटने के लिए यूज होती है, ऐसी टोंग होता है, वो किसी को ऐसे पकड़ने के लिए यूज होता है ना। टोंग से हम उस मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ेंगे और जो बुनसन बर्नर होता है उसके फ्लेम में ले जाके ऐसे उसे रखेंगे, है ना। तो ठीक समझ गए, मैग्नीशियम हमने स्पूल में से रिबन लिया, 3-4 सेंटीमीटर काटा, उसे हम सैंड पेपर से रब कर लिया, टोंग से पकड़ा और बुनसन बर्नर में ऐसे ले गए। ठीक, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, देखिए। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, स्टॉप। burn it using a स्प्रिट लैंप। लैब में एक स्प्रिट लैंप होता है, आपने देखा होगा, है ना।
बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश। जब वो मैग्नीशियम रिबन होगा वो जलने लगेगा तो उसकी ऐश नीचे गिरेगी। कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास फुल स्टॉप, है ना। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। क्या आपको करना है, आपके पास ऐसे ये स्टैंड है रहेगा, आपके पास ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर आपका एक ये है, यहाँ पर इसमें से ये फ्लेम निकल रहा है। आपके पास मैग्नीशियम रिबन है वो, जिसे आपने टोंग से पकड़ा हुआ है, चिमटी के तरीके का ये है आपका ये। तो ये आपका ये है। आपने इसे हैंड से पकड़ा हुआ है और नीचे यहाँ पर एक वॉच ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। वॉच ग्लास में उसकी जो एसिड हैं वो कलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। प्रोसीजर समझ गए, ये बनाइए। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद आएगा। अच्छा, इसमें तो मेरे पास एक नंबर है कि फ्रॉड अलर्ट करके आया। प्लेटफॉर्म आपको पता होगा लकड़ी का सा प्लेटफॉर्म होता है। ये जो बुनसन बर्नर जो होता है वो कई बार वो स्पिरिट भरी रहती है उससे जलता है, या गैस बर्नर होता है। जैसे ये गैस बर्नर है, इसमें गैस की ट्यूब है, वो कनेक्टर है सिलेंडर से, यहाँ पे जलता है। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसे लेबलिंग कर देते हैं मैग्नीशियम रिबन। ये आपका क्या है, टोंग है, ठीक है। ये आपका फ्लेम है, ये आपका मैग्नीशियम mg रिबन है, ठीक है। ये आपकी वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास जैसे आपने देखा होगा, जो पुरानी घड़ियां होती थी, अब जैसे ये नई घड़ी है इसका ग्लास बिल्कुल फ्लैट है। पुरानी जो घड़ी आती थी उनका थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड ऐसा रहता था जिससे अगर फोर्स लगे तो वो थोड़ा मुश्किल से टूटता था। फ्लैट ग्लास ज़्यादा आसानी से टूटता है। फ्लैट ग्लास अब मजबूत बना सकते हैं तो हम फ्लैट में काम चला लेते हैं, लेकिन पुराना थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड रहता था। दैट मीन उस ग्लास को अगर आप निकालें और ऐसा उल्टा करें तो वो ऐसे कॉनकेव बन जाएगा। और इस ग्लास को भी देखें तो ये भी आपका ऐसे कॉनकेव ही है, तो वहीं से इसका नाम आया है क्या, वॉच ग्लास, है ना। वॉच ग्लास बेसिकली होता क्या है, लेबोरेटरी में एक छोटा सा इतना बड़ा एक ये ग्लास होता है, कर्व्ड होता है अंदर से। इसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि किसी बीकर के ऊपर उसे ढकना है तो यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एस कलेक्ट हो रही है उसके लिए रख लेते हैं। मतलब इस तरीके की छोटे सैंपल्स टाइप की चीज़ों के लिए इसे यूज किया जाता है। तो आप लिख लीजिए साइड में, वॉच ग्लास क्या है, वॉच ग्लास कोलोन, है ना। वॉच ग्लास लिखिए, वॉच ग्लास इज ए
कॉनकेव, कॉनकेव क्या हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स पता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता इसमें? अगर कंफ्यूजन होता है हाँ तो अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये होता है आपका, अगर देखें तो ये आपका जैसे कॉनकेव ग्लास, कॉनकेव उसकी बात करें मिरर की, तो ये होता है कॉनकेव, है ना, ये कॉनकेव होता है। ऐसे बनाए बल्कि से, ये होता है आपका कॉनकेव, और ये होता है आपका कॉन्वेक्स। इनमें से कोई एक पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। ये होता है कॉनकेव, और ये होती है क्या, केव, गुफा। गुफा जो होती है वो अंदर ऐसे होती है ना, याद रह जाएगा अब। और इसमें भी क्या है, ऐसे गुफा है, अंदर को है ना ये, तो कॉनकेव ऐसे याद रखेंगे अगर कभी कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव शेप का ऐसा होता है, तो लिखिए इसमें, इज ए स्मॉल कॉनकेव कॉमा सर्कुलर पीस ऑफ ग्लास circular piece of glass used in chemistry laboratory for evaporation इवेपोरेशन मतलब जैसे मान लो आपको पानी में कुछ सोल्ट डिजोल्व किया समथिंग, अब उस पानी को इवेपोरेट करना है, तो छोटी सी डाइस ली, उसमें पानी को डिजोल्व, इसको आप सीधा बुनसन बर्नर के ऊपर रख दीजिए, पिघलता नहीं है ऐसे, तो वो इवेपोरेट हो जाएगी चीज़ें। इवेपोरेशन कॉमा कवरिंग बीकर्स, कोई बीकर है उसको ढकना है, कुछ गिर न जाए उसमें, इवेपोरेशन ना हो जाए, उसे ढक सकते हैं उल्टा करके। कवरिंग बीकर्स, जैसे घर में किसी गिलास के ऊपर प्लेट नहीं ढक देते हैं, प्लेट कटोरी ऐसे ढक देते हैं, कवरिंग बीकर्स कॉमा वॉशिंग सैंपल्स, वॉशिंग और कलेक्टिंग सैंपल्स एटसेट्रा स्टॉप। इट इज टिपिकली मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरो BORO बोरो SILICATE सिलिकेट, बोरोसिलिकेट ग्लास, ड्यू टू विच इट इज हीट रेसिस्टेंट, मतलब ये हाई टेम्परेचर सस्टेन कर लेता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट के भैया ऐसे ऐसे करना है। अब हम जब ये करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, है ना, अब हमें क्या समझ में आएगा, तो अब यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब लिखिए, अब यहाँ पर हमें अब क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 देखिए, द ऑब्जर्वेशंस, नंबर 1 द ऑब्जर्वेशंस। जैसे ही आप मैग्नीशियम को, जैसे मान लो ये स्टैंड है, इस पर फ्लेम निकल रहा है, आपने मैग्नीशियम का वो लिया, टोंग से पकड़ के ऐसे रखा, तो जैसे ही आप रखोगे तो मैग्नीशियम का रिबन आपका जलने लगेगा, मतलब जैसे स्पार्कल जलती है, फुलझड़ी होती है, आप एक बार आग में करते हो चिट 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 ऐसे जलती है, तो मैग्नीशियम का रिबन वो ऐसे ही जलने लगेगा। जलने के बाद जो उसकी वो फ्लेम, जो उसकी एसिड्स बनेंगी वो आपकी इसमें कलेक्ट होती जाएंगी, और उसके जब मैग्नीशियम रिबन वो जलता है तो काफ़ी तेज चमक भी पैदा होती है। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि आप थोड़ा सा दूर रखिए, ऐसे आंखों में जा सकती है, क्योंकि जो फुलझड़ी रहती है वो जैसे छिटकती है ना, वो मान लो आप ऐसे रख के करने लगे तो आंख में जाएगी, है ना। तो प्रिकॉशन है कि आप उसे दूर से ऐसे करिए, और लेबोरेटरी में जो ग्लासेस होते हैं आप उन्हें भी पहन के रखिए, जिससे कि कोई भी इस टाइप की चीज़ समस्या ना हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है, वो मैग्नीशियम का रिबन काफ़ी तेज ब्राइट लाइट के साथ जलता है, और वो स्पार्कल की तरह जो है इधर उधर स्प्रेड होता है, और उसकी जो एशेज है वो यहाँ पर नीचे कलेक्ट होती जाती है। ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें ऑब्जर्वेशन दिखती है। तो लिखिए इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखिए द फ्लेम, सब हेडिंग है ये, मेन हेडिंग के अंदर द फ्लेम, द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स
द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स with dazzling white flame, dazzling DAZZLING, dazzling white flame, dazzling white flame, ब्रैकेट में लिखिए सिमिलर टू ए स्पार्कलर, सिमिलर टू ए स्पार्कलर, जैसे फुलझड़ी होती है दिवाली पर जो स्पार्कलर बोलते हैं, है ना, लंबी सी डंडी पे वो पाउडर सा लिपटा रहता है, वो चट 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 ऐसे वो जलता चला जाता है, सिमिलर टू ए स्पार्कलर, ये हमें दिखता है फ्लेम में, है ना। और नेक्स्ट लिखिए यहाँ पर द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट। मैग्नीशियम रिबन का फिर क्या होता है ना, जो रिबन है वो व्हाइट कलर के पाउडर से में चेंज होता जाता है और वो पाउडर धीरे धीरे फिर टूटकर यहाँ पर ऐसे गिरता चला जाता है। तो लिखिए इसमें द रिबन चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर, द रिबन चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर दैट कलेक्ट्स इन द, किस में कलेक्ट हो जाएगा वो, क्या रखा है नीचे, वॉच, दैट कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला चीज हो गई। अब देखिए द केमिकल रिएक्शन, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है ना, क्योंकि ये जो हमें दिख रही है चीज़ें वो कोई केमिकल प्रोसेस का कुछ हिस्सा है, ये कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, है ना, तो मैग्नीशियम आपके पास थी, ये मैग्नीशियम मेटल का वो रिबन है। हवा में क्या मौजूद है, हवा में एयर में मौजूद है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस मेनली और O2 गैस। तो वो यहाँ पे कहता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन है ये हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका हवा में मौजूद O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो हम 2 टाइम्स ऑफ Mg लिख लेंगे। O2 हवा में मौजूद गैस है ना, इन एयर फ्रॉम एयर में मौजूद है ये, उससे O2, और फिर यहाँ पर क्या बनाता है 2 टाइम्स ऑफ MgO। अभी मैं टेक्स्ट में लिखाऊंगा तब आप रिएक्शन को लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है हाई टेम्परेचर होने के, देखिए मैग्नीशियम का रिबन तो पहले भी रखा था, स्पूल पे भी लिपटा हुआ रखा था, मैग्नीशियम का रिबन तो पहले भी स्पूल पे लिपटा हुआ था, हवा में तो पहले भी था, तब क्यों नहीं कर रहा था, हाँ हीट नहीं थी पहले, उतना टेम्परेचर नहीं था जिससे कि वो रिएक्ट कर पाए, है ना। जब हमने मैग्नीशियम का रिबन को फ्लेम में रखा, है ना, जब हमने फ्लेम में रखा, ये रेड है, फ्लेम में रखा, तब इतना टेम्परेचर उसे मिल गया कि अब वो हवा में मौजूद O2 के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए द मैग्नीशियम ब्रैकेट के अंदर Mg, द मैग्नीशियम ब्रैकेट के अंदर Mg रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन गैस ब्रैकेट के अंदर O2, रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन गैस ब्रैकेट के अंदर O2 ब्रैकेट क्लोज, present in the air to form magnesium oxide, ब्रैकेट के अंदर MgO, ब्रैकेट के अंदर MgO। ठीक है, ये रिएक्शन अब आप लिखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं द की डिटेल्स। अब हमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए। द की डिटेल्स, है ना। पहले यहाँ पर ये था कि हमने वो जो मैग्नीशियम का रिबन, स्पूल पे से मैग्नीशियम का रिबन निकाला, हमने, वो कहता है कि आप इसे पहले सैंड पेपर से घिसिए, तब आप इसे टोंक से पकड़ के फ्लेम में रखिए। तो सैंड पेपर से क्यों घिसवाना चाहता हमसे, कुछ तो होगा ना रीजन, अदरवाइज वो सिंपल बोलता है कि मैग्नीशियम का टुकड़ा लीजिए फ्लेम में रखिए, लेकिन वो सैंड पेपर से यहाँ पर रब कराना चाहता है। तो हेडिंग लिखिए वाई सैंड पेपर, है ना, वाई यूज सैंड पेपर, है ना, वाई यूज सैंड पेपर।
सैंड पेपर हम क्यों यूज कर रहे हैं इसमें? तो कोई बताएगा क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्या होगा उसमें? सैंड पेपर। अच्छा ये बताइए, जैसे हम रस्टिंग, लेकिन एग्जैक्ट रस्टिंग टाइप से आप उसे मान सकते हो, लगभग ऐसी है। जैसे देखिए, कई बार हम लोहे की कोई खिड़की दरवाजे कुछ बनवाते हैं और 10-15 दिन बाद फिर हम उसके ऊपर मान लो पेंट करना होता है, तो हम पहले उसको रेगमार आता है, सैंड पेपर रेगमार ही होता है, उससे पहले उसे रब करते हैं, अच्छे साफ़ करते हैं, फिर कपड़े साफ़ करते हैं, फिर उस पर पेंट करते हैं। क्योंकि जो आयरन होता है हवा में अगर ऐसी मोशन छोड़ दो तो उस पर रस्टिंग जम जाती है। उसी तरीके से मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। अगर आप उसे हवा में, मतलब कि ऑब्वियसली स्पूल पर लिपटा हुआ, लेकिन रखा तो ऐसे ही है ना, मतलब हवा में तो है ना वो, तो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग टाइप से जम जाती है। मतलब मैग्नीशियम हवा में मौजूद CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग जम जाती है। अगर मैग्नीशियम की कार्बोनेट की कोटिंग जमे हुए को ही हम इसमें रखने लगे हैं फ्लेम में, तो वो उतने अच्छे से बर्न नहीं होता जितने अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो इसी को हटाने के लिए हम उसको पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, और फिर जब रब कर देते हैं तो वो कोटिंग हट जाती है, तब हम उसे फ्लेम में रखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। Magnesium is a very reactive metal, full stop. When exposed to air, when exposed to air, when exposed to air, when exposed to air, comma, it naturally form a layer of, it naturally form a layer of, layer of basic magnesium carbonate, basic magnesium carbonate on its surface, on its surface, full stop. This layer prevents the metal, this layer prevents the metal from burning properly, this layer prevents the metal from burning properly, comma, so we rub it, so we rub it, so we rub it with sandpaper, so we rub it with sandpaper to expose the pure magnesium, to expose the pure magnesium underneath, उसके अंदर जो मैग्नीशियम था, है ना, to expose the pure magnesium underneath, pure magnesium underneath। ठीक है, ये लीजिए, ये इस चैप्टर में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए है ये। ठीक है, तो अगर अब आप पेपर में देखें, अब हमारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं। अगर अब आप देखें पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 18 को, तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पेपर में पूछेगा, है ना। जब पेपर आएगा आपका स्कूल में केमिस्ट्री में, तो ऐसे वो आपसे पूछेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, लिख देंगे इसको कि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम गई थी, उसे हटाने के लिए हम इसे रब करते हैं जिससे कि वो हट जाए। ठीक, चलिए अगला, नेक्स्ट यहाँ पे है, अगला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो क्या प्रोडक्ट बना, बताइए जरा। प्रोडक्ट क्या है? ऐश, ये जो ऐश है ना, ये किसी चीज़ की तो बनी होगी ना, मैटर है, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी है। तो ये जो ऐश है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आपका है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इसको भी थोड़ा सा जानेंगे कि ये कैसी नेचर का है। उसने बोला ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके के नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक, तो लिखिए, द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्रैकेट के अंदर MgO, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। वो कहता है कि अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, आप थोड़ा सा वाटर लीजिए,
डिस्टिल वाटर, उसमें इस एस को डालिए, अच्छे से वो घोलिए, और अब आप इसमें लिटमस पेपर डालिए। लिटमस पेपर, दो तरीके का लिटमस पेपर होता है लैब में, एक रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है ना। जो रेड लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डालें और वो हो जाए ब्लू, तो वो सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक सॉल्यूशन था। और अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसे किसी सॉल्यूशन में डाला और वो हो गया रेड, तो वो एसिडिक था, है ना। ठीक। तो इसमें लिखिए, इफ यू डिजोल्व दिस वाइट पाउडर, if you dissolve this white powder in water, if you dissolve this white powder in water and test it with red litmus paper, and test it with red litmus paper, comma, it will turn blue. It will turn blue, full stop. This proves that MgO is कैसा है नेचर में? बेसिक। हाँ, बेसिक एल्कली एक ही बात है ना, इज बेसिक इन नेचर। अब एक चीज और, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किसी टाइप की तो रिएक्शन हुई होगी ना, रिएक्शन, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, इसमें वो कहता है कि जब स्पार्कल होते हैं तो वो स्पार्कल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे फ्लेम पहले से ही है ना, एक ऊपर से जो ये रिएक्शन होती है इसमें भी खुद हीट प्रोड्यूस होती है ना। आप ध्यान से कर दें, वो जो हम फुलझड़ी जो जलाते हैं उसको जब हम एक बार जला देते हैं तो वो खुद से ही जलती रहती है, और आप अगर देखें तो वो काफ़ी गर्म भी रहती है उसमें। वो इसका मतलब वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने वाली रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम आएंगे उसमें। एक्सोथर्मिक, एक्सो का एक्सो का मतलब होता है बाहर निकला, और दूसरा होता है एंडो। एंड का मतलब जो खत्म कर दे, जो सोख ले, है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है इसमें दो तीन चीज़ें हमें दिखती हैं। एक तो दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ें बना रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइंड हो रही हैं चीज़ें, है ना। जब एक चीज़ टूट जाए, ये है टूट गया, तो इसे डिसोसिएशन बोलेंगे। दो चीज़ें मिलके एक बन जाए तो इसे कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, वे दोनों मिलकर एक बना रहे हैं MgO, तो एक ही टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें दिखती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ब्रैकेट के अंदर लिखिए, टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ब्रैकेट के अंदर लिखना है फिर, टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज। ऑल्सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल्सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज हीट इज रिलीज्ड, दैट इज हीट इज रिलीज्ड। And also it is an oxidation reaction, and also it is an oxidation reaction, and also it is an oxidation reaction। ब्रैकेट में लिखिए, oxygen is added, ब्रैकेट क्लोज, oxygen is added, ब्रैकेट क्लोज, स्टॉप। कहाँ से? ऑल्सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्रैकेट के अंदर हीट इज प्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑल्सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखिए, ऑक्सीजन इज एडेड। जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन एटम ऐड होता है,
इसको हम बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऐड हो गया, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारा पूरा कंक्लूजन है इसका। ठीक, हीट रिलीज हो रही है या रिलीज और प्रोड्यूस्ड एक ही बात है। हीट इज रिलीज्ड, ऑब्लिक करके प्रोड्यूस्ड बोल लीजिए, है ना। रिलीज का मतलब कहाँ रिलीज होकर बाहर ही जा रही है ना, बाहर जा रही है या प्रोड्यूस हो रही है, एक ही से मतलब उसका। अगली एक्टिविटी देखेंगे यहां पर अब हम। एक्टिविटी 2, एक और एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो सकती है ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, टेक लेड नाइट्रेट PbNO3, टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 टेक लेड नाइट्रेट ब्रैकेट के अंदर PbNO3 PbNO3 solution in a test tube, solution in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हम उसमें डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम उसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, ऐड पोटेशियम आयोडाइड ब्रैकेट के अंदर Ki सॉल्यूशन टू दिस, ऐड ऐड पोटेशियम आयोडाइड ब्रैकेट के अंदर Ki सॉल्यूशन टू दिस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जब भी हम इसे डालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन है टर्न्स येलो, टर्न्स येलो, ये जो सॉल्यूशन है नीचे PbNO3 का वो येलो हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा। तो पहले आप ये बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये येलो हुआ, है ना। आते हैं तुम्हें, ये क्वेश्चन आता है? ठीक, नहीं ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, BaSO4 बना है और ये अभी वो नहीं है कॉम्बिनेशन में दो जुड़ के एक बन जा रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगी, है ना, अभी नहीं है ये। हो गया। चलिए तो अब हम क्या देखेंगे, द ऑब्जर्वेशन, है ना। द लिखा था या केवल ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन क्या हमें ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व तो यही है कि PbNO3 के सॉल्यूशन में जैसे ही आप KI डालते हैं सॉल्यूशन येलो हो जाता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि देख पीला हो गया, देख हो गया पीला, ऐसा करते हैं ना, तो पीला हो गया। यही ऑब्जर्वेशन है। क्यों हुई है ऑब्जर्वेशन अभी देखेंगे। तो लिखिए द मोमेंट यू ऐड द कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, the moment you add the colorless potassium iodide solution to the colorless lead nitrate solution, stop वो comma, a bright yellow precipitate forms instantly. A bright yellow precipitate forms instantly. Forms instantly. Full stop. प्रेसिपिटेट के बारे में जानिए। इस पूरे सेंटेंस में प्रेसिपिटेट होगा जो आपको अभी नहीं पता होगा, बाकी तो सब अंग्रेजी के शब्द हैं। क्या होता है प्रेसिपिटेट? नहीं, प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन देखिए, आपने एक बीकर में पानी लिया, आप कोई सोल्ट लेते हैं, है ना, कोई सोल्ट लिया, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिया या कैल्शियम क्लोराइड लिया, इस तरीके का सोल्ट लिया। तो पानी लिया आपने, वो सोल्ट लिया और आपने ऐसे स्टिर किया तो वो सोल्ट गायब हो जाता है। तो सोल्ट का क्या हुआ? डिज़ोल्व हो गया। यही डिसोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से वो घुला हुआ सोल्ट वापस निकल आए, वापस निकल के ऊपर तैरने लगे, या सॉल्यूशन में मिक्स, मतलब जब डिसॉल्व हो जाता तब तो वो बिल्कुल नहीं दिखता, है ना। लेकिन अगर वो उसमें से सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहता तो या तो वो ऊपर तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा या फिर सॉल्यूशन में बीच में थोड़ा सा टर्बिडिटी टाइप से क्रिएट करेगा। इसको क्या बोलेंगे? ये डिसोल्यूशन का उल्टा है। ये डिसोल्यूशन जो है उसका उल्टा प्रोसेस हुआ ना। वो हमने सॉल्ट डाला, स्टर किया, वो घुल गया। अगर किसी तरीके से वही घुला हुआ साल्ट वापस निकल आए तो ये डिसोल्यूशन का उल्टा प्रोसेस हुआ है। और जब उल्टा प्रोसेस होता है तो प्रेसिपिटेट बनता है। जो ये घुला हुआ सॉल्यूशन जो ऊपर निकल कर जो तैर रहा है या नीचे सेटल हो गया या टर्बिडिटी टाइप से बन गई है, ये मतलब एक प्रेसिपिटेट क्रिएट हुआ है। मतलब ऐसा सोल्ट जो अब उस सॉल्यूशन में रहना नहीं चाहता, उसका मन नहीं कर रहा उसमें, तो वो किस फॉर्म में निकलेगा? वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर वही कहता है कि एक प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनता है ना। ये तो है हमारी ऑब्जर्वेशन, द केमिस्ट, है ना। अगला यहाँ पर है द केमिकल रिएक्शन। कुछ तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई होगी तभी ना ये हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपके पास पहले क्या था? ये PbNO3 था, PbNO3 था ये आपका, है ना। जो PbNO3 ट्वाइस लिखा जाएगा, है ना, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट था, है ना। जो आपके पास लेड नाइट्रेट था वो इसमें घुला हुआ था या सॉलिड? मतलब यहाँ पे इसका जो फेज है, मैं सॉलिड लिखूं या एक्वस लिखूं? या जैसे अभी ये लिखा है, तो जैसे मैंने मैग्नीशियम लिखा था तो मैग्नीशियम के साथ ब्रैकेट में मैंने S लिखा था, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड। S हम तीन चार ये चीज़ें लिखते हैं। S का मतलब सॉलिड, वो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फेज में है ना। या हम लिखते हैं लिक्विड, कोई चीज़ जब लिक्विड में होती है ना, जैसे कि आपका प्योर वाटर, उसका फेज लिक्विड है। या फिर कोई गैस होती है जैसे कि O2 के साथ ब्रैकेट में लिखा था हमने G, गैस। अब जैसे PbNO3 है तो इसको मैं क्या लिखूं? इसे लिक्विड नहीं लिखेंगे, ये खुद पानी में घुला है। ये खुद PbNO3 खुद लिक्विड नहीं है ना। PbNO3 का खुद प्योर लिक्विड नहीं है, ये पानी में घुला हुआ है, यही है ना। तो इसको लिखा जाएगा एक्वस, कि ये पानी में घुला हुआ है। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर आपका एक्वस, प्लस हमने यहाँ पर डाला है आपका ये Ki, 2 टाइम्स ऑफ Ki बना है। ये Ki भी हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, एक्वस। जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपका बनता है PbI2, ठीक है।
PbI2 अब जो यहाँ पर है ये सॉल्यूशन से बाहर निकल चुका है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड और इसका प्रेसिपिटेट है ना, येलो प्रेसिपिटेट, PRECI प्रेसिपिटेट है ना, इसे शॉर्ट में PPT डॉट ऐसे भी लिख देते हैं, और प्लस आपका क्या बना है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ KNO3। ये KNO3 आपका एक्वस है क्योंकि ये उसी में घुला हुआ रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ ये हम यहाँ पर एरो डाउन इस तरीके से बना देंगे, ये आपका सॉल्यूशन से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन में ब्राइट येलो जो आपको दिख रहा है वो PbI2 है, और PbI2 का हमने फेज लिखा है सॉलिड क्योंकि वो PbI2 अब वाटर में घुला हुआ नहीं है, वहाँ से वो बाहर निकल गया है, तो इसका फेज अब एक्वस नहीं, एक्वस लिखेंगे तो इसका मतलब PbI2 का सॉल्यूशन है, और ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो बाहर निकल गया, वो इंडिविजुअल में सॉलिड में प्रेसिपिटेट है। इसमें लिख लीजिए यहाँ पे, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट, the reaction between lead nitrate and potassium iodide produces lead iodide and potassium nitrate ये रिएक्शन आपकी हुई है। अब हम लिखेंगे की डिटेल्स। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो देखने लायक हैं, की डिटेल्स है ना। सबसे पहले चीज जानने लायक है कि येलो प्रेसिपिटेट जो है ना, येलो प्रेसिपिटेट बनाया है आपका PbI2 ने, तो लिखिए येलो प्रेसिपिटेट में दिस इज द लेड आयोडाइड PbI2, दिस इज द लेड आयोडाइड PbI2। इसके अलावा जो ये सॉल्यूशन है, इसे थोड़ा ऐसा लिखिए इसमें है ना, इसमें ऐसा लिखिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट और करके लिखेंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये तो कलरलेस है, इसके अंदर येलो चीज हमें है जो एक तरीके से फ्लोट होती दिख रही है, तो हम इसे ऐसे लिखिए कलरलेस सॉल्यूशन विद येलो प्रेसिपिटेट, कलरलेस सॉल्यूशन विद येलो प्रेसिपिटेट PPT डॉट है ना। सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पानी की तरह, लेकिन उसके अंदर येलो कुछ इस तरीके से टर्बिडिटी टाइप से तैरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पे लिखिए कलरलेस सॉल्यूशन, अब ये कलरलेस सॉल्यूशन कौन बना रहा है यहाँ पर? हाँ, KNO3 है ना। जो KNO3 है वो अभी भी उसमें घुला हुआ है और उसकी वजह से वो सॉल्यूशन कलरलेस है, और उसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट की वजह से वो येलो टर्बिडिटी टाइप से दिख रही है। तो लिखिए इसमें द पोटेशियम नाइट्रेट ब्रैकेट के अंदर KNO3, द पोटेशियम नाइट्रेट ब्रैकेट के अंदर KNO3 remains dissolved in the water, which forms this colorless solution,
अब द पोटेशियम नाइट्रेट ब्रैकेट के अंदर KNO3 रिमेन्स डिजोल्व इन द वाटर, remains dissolved in the water which forms this colorless solution, उसकी वजह से सॉल्यूशन कलरलेस बना हुआ है ना। अगला देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे देखिए, हाँ बताइए। नहीं, मान लीजिए ये बोतल है, इसमें पानी है ना। इसमें जो चीज़ एक तरीके से येलो कलर का कुछ ऐसी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वे उसमें बस तैर रहे हैं, घुले नहीं है उसमें, तो आपको दिखेगा कि साफ पानी के अंदर, जैसे कई बार पानी के अंदर कुछ कुछ गिरा हुआ रहता तो पानी कलरलेस थोड़ा ना हो जाता, कलरलेस ही रहता ना। तो आप कहते हैं इसके अंदर कुछ है, तो वाटर है प्योर वाटर, मतलब एक तरीके से प्योर कलरलेस है, उसके अंदर येलो कलर की कुछ टर्बिडिटी सी तैरती हुई आपको दिख रही है, तो सॉल्यूशन तो कलरलेस ही है। अगर आप उस टर्बिडिटी को हटा दो तो कलरलेस दिखेगा, वो येलो दिख रहा है क्योंकि उसमें वो टर्बिडिटी है। तो येलो पार्ट एक अलग चीज़ है और वो कलरलेस सॉल्यूशन अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट की वजह से बन रहा है। यहाँ पर देखिए, अब इसमें लेड के साथ ये Pb है ना, Pb2+ आयन है और वो नाइट्रेट आयन है, NiTRAT नाइट्रेट आयन है। ये पोटेशियम है, ये आयोडाइड आयन है। लेड के साथ पहले नाइट्रेट आयन है, पोटेशियम के साथ आयोडाइड आयन है। रिएक्शन होने के बाद लेड के साथ कौन सा आयन है? आयोडाइड आयन। और पोटेशियम के पास कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब रिएक्शन होती है तो I तो पहुंच जाता है इसके पास, I इसके पास पहुंच गया, और नाइट्रेट आयन किसके पास पहुंच जाता है? इसके पास। ये दोनों आयन फ्लिप हो गए ना, ये दोनों आयन ने एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिया है। लेड बोलता है कि भाई आयोडाइड आयन को तो मैं रख लेता हूं, और पोटेशियम बोलता है कि ठीक है नाइट्रेट आयन को मैं रख लेता हूं, और ये बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसे मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलूं या डबल डिस्प्लेसमेंट बोलूं? डबल, क्योंकि दोनों ने अपने आयन डिस्प्लेस किए हैं। तो ये एक कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो लिखिए इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में, दिस इज ए क्लासिक, दिस इज ए क्लासिक, सॉरी इसमें लिखिए दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लासिक वर्ड हटाइए, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अभी इतना ही कि दोनों के आयन बदल गए तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे का टाइम नहीं है आगे एक्टिविटी के लिए। मेरा नाम मोहित दलाल है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, एक्चुअली तो पता ही होगा, है ना। मैं लगभग 16 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया है 2010 में, और तब से ही मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लगभग 1.5 साल से हम यहाँ पर संकल्प चला रहे हैं। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? पार्थ। कहाँ पढ़ते हैं आप? HD पब्लिक में पढ़ते हैं। गुड। आप बताइए। तनिशी, HD पब्लिक में, MG पब्लिक में। क्या नाम है आपका? वर्णिका। अच्छा, MG पब्लिक स्कूल। ओके, गुड। चलिए, तो आज इतना ही है। अब अगली क्लास में फिर और पढ़ेंगे आगे से एक्टिविटी 3 में। अगर आप पेपर को देखें तो शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन हम और कर पाएंगे। देखिए ज़रा, ढूंढिए, है ना। पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्या अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट? क्वेश्चन मार्क। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या भाई आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे?
कर पाएंगे। तो इसी तरीके का जस्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और इस तरीके से फिर आपको जो भी आपने सीखा वो आपको लिखना होता है। बीच बीच में जब हम टेस्ट लेंगे तब सब्जेक्टिव पेपर पे आपको ऐसे ही लिखना होगा जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और अच्छे से चीज़ें याद रहें तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी पढ़ा आप उसे जब घर जाएं एक बार 10-15 मिनट का क्विक रिवीजन दें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तक याद रहेंगी, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।